हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। 7 क्वेश्चन पिछली बार हमने डिस्कस करे थे, आज 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग ग्राफ वेपर प्रेशर इज प्लॉटेड अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक ग्राफ हमें क्वेश्चन में गिवन है। ऑफ कंपोनेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, मुझे ना यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में यहाँ इस वाली y एक्सिस पर वेपर प्रेशर है और ये x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट B का। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को हम एक बार यहाँ बना लेते हैं। ऐसे बना रखा है। ये वाला जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और यहाँ पर वेपर प्रेशर है। ऐसे ही तो है ना? हाँ, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पे जाते जाते आगे जा रहे तो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नोट कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे 0 होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे 1 होगा। सारा ए होगा, बी नहीं होगा सोल्यूशन में। और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन की 1 बन सकती है और ए का 0 हो जाएगा, है ना? ये वाली लाइन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें बता रखी है कि ये ए है, ये बी है। हमें सिर्फ मार्किंग बता रखी है, ये ए है, ये ए बी कंपोनेंट्स है, ये सिर्फ मार्किंग्स है। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ये देखो यहाँ पर एक लाइन खींच रखी है, ये डॉटेड लाइन है, सिर्फ मार्किंग्स है। ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच। अब अगर हम सोचें तो राउंड फ्लो के हिसाब से जो वेपर प्रेशर होता है कंपोनेंट बी का, वो होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए का इनटू में काई ई, और बी का हो जाएगा पी नॉट बी काई बी, है ना? और पी ऑफ सॉल्यूशन होता है पी ए प्लस पी बी, है ना? अब इस लाइन को ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें इतनी चीज पता चल रही है कि जैसे जैसे काई ए बढ़ता है वेपर प्रेशर ए का बढ़ेगा, जैसे जैसे काई बी बढ़ेगा। पी नॉट ए और पी नॉट बी तो कांस्टेंट होता है उनके प्योर सॉल्यूशन, प्योर फॉर्म में, प्योर ए की फॉर्म में, प्योर बी की फॉर्म में उनका कितना वेपर प्रेशर होता है, वो पी नॉट ए है। प्योर ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए, प्योर बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी। पी ए जो है वो वेपर प्रेशर है ए का इन सॉल्यूशन और बी का इन सॉल्यूशन पी बी। यहाँ पर पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। तो जैसे जैसे काई बी बढ़ेगा वैसे वैसे पी बी बढ़ेगा, जैसे जैसे काई ए बढ़ेगा वैसे वैसे पी ए बढ़ेगा। ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन फेस। तो यहाँ पे पी बी तो 0 है, यानी कि अगर पी बी 0 तो पी बी 0 तो काई बी 0 तो पी बी भी 0। अगर यहाँ पे काई बी 0 है, यहाँ पे काई बी 0, पी बी 0, कौन 0 है यहाँ पे? ये पी बी होगा। यानी कि ये वाली जो लाइन है ये बी वाले वेपर प्रेशर को डिनोट करेगी। वेपर प्रेशर पी का कैसे कैसे होगा? यहाँ पे काई बी बढ़ रहा है, यहाँ पे पी बी भी धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है वो पी वेपर प्रेशर ऑफ पी को डिनोट करेगी, वेपर प्रेशर ऑफ बी को डिनोट करेगी। और यहाँ पर काई ए 0 है, यहाँ पे काई ए 1 है, यहाँ पे काई ए 0 है। तो काई ए इधर से जाते हुए क्या हो गए 1 से 0 यानी कि डिक्रीज हो गए। काई ए डिक्रीज होगा तो पी ए भी डिक्रीज होगा। कौन डिक्रीज हो रहा है? ये वाली लाइन डिक्रीज होनी चाहिए, पी ए को डिनोट करेगी। और ये ऊपर लाइन क्या होती है? पी सॉल्यूशन को डिनोट करती है, यानी कि पी टोटल। तो किसके बराबर होता है? पी ए प्लस पी बी के, है ना? तो किसके बराबर होता है? पी ए प्लस पी बी के। तो अगर मैं तुमसे बोलूं तो यहाँ पर मुझे क्या बताया, यहाँ पर ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे ना हमें ये इतना चीजें पता है, ये हमें बेसिक नॉलेज पता है। हमें इससे ये पता चल गया कि हमारी जो लाइन है वो प्रेशर बी के वेरिएशन को दिखाएगी और ये वेपर प्रेशर ए के वेरिएशन को दिखाएगी। यहाँ पे लिखा ए डी वाली लाइन रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। बिल्कुल ये ए को रिप्रेजेंट कर दिया, ये स्टेटमेंट सही है। बी सी वाली है रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी विद काई बी, ये भी सही है।
बी को ही दिखा देगी। और जी एच प्लस एच एच, देखो जी एच ये वाला क्या, देखो इस साइड वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो पी ए को डिनोट करेगी इस कॉन्सेंट्रेशन पर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर। और ये वाली जो हाइट है ये रिप्रेजेंट करेगी क्या, पी बी पर, बी पी बी की वैल्यू एट दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ना, यहाँ पे कोई ना कोई काई, यहाँ पे कुछ ना कुछ काई ए की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ काई बी की वैल्यू होगी। इन कॉन्सेंट्रेशन पर पी ए की वैल्यू इतनी होगी, पी बी की वैल्यू इतनी होगी, तो पीओ सोल्यूशन क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीओ सोल्यूशन है, ये पीओ सोल्यूशन, ये पी ए और ये पी बी, तो इतना पी बी, ये वाला आ जाएगा तुम्हारा पी ए, है ना, और ये पूरा आ जाएगा पीओ सोल्यूशन। तो मैं बोल सकती हूँ कि जी एच का मतलब है पी बी प्लस एफ एच, एफ एच का मतलब है पी ए इज इक्वल टू ई एच, यानी कि पी टोटल, पी और सोल्यूशन है, पी टोटल भी लिख दो, है ना, यानी कि देखो जी एच यानी कि पी बी, पी ए, पी सोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि सारी स्टेटमेंट सही लिखी है इसमें। Therefore option 4 is the correct answer of this question. Now next ninth question हमसे कह रहे हैं for which of the solvent KF high has highest value। KF क्या होता है, KF क्या होता है, KF का मतलब होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, उसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसके अंदर KF एक कांस्टेंट की तरह काम करता है, वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। या फिर बेसिकली एनसीईआरटी में ना इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट लिखा है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें केएफ सबसे ज्यादा किसका होगा वो बताना है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 कैम्फर। इन सब में सबसे बड़ा केएफ कैम्फर का ही होता है ना, सबसे बड़ा केएफ कैम्फर का ही होता है। अगर मैं तुम्हें ऑर्डर बताऊं इन चारों के अंदर, सबसे कम वाटर का होता है, उसके बाद बेंजीन आएगा, उसके बाद CCl4 आएगा, उसके बाद कैम्फर आएगा। ऑर्डर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, बस अंदाजे से याद रख सकते हैं कि इन चारों में से कैम्फर का सबसे ज्यादा होता है। Therefore option 4 will be the correct answer. Now 10th question, Henry's law constant यानी कि KH for N2 in water at 25 डिग्री सेल्सियस इज इतना। KH की वैल्यू बता रखी है N2 के लिए 2 into 10 raised to power 5 atm. Mass of N2 in 500 ml of water at 1 atm pressure at 25 डिग्री सेल्सियस इज। KH की वैल्यू ये है, उन्होंने बोला कितना मास ऑफ N2 होगा 500 ml ऑफ वाटर के अंदर एक 1 atm प्रेशर। तो हमें पता है हेनरीज लॉ क्या होता है, partial pressure of the gas is directly proportional to mole fraction of the gas। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, KH into काई, सॉल्युबिलिटी है गैस की। Henry's constant for N2 in water at 25 डिग्री सेल्सियस बता रखा है, KH वैल्यू मुझे बता रखे और मुझे वाटर का मास भी बता रखा है, 1 atm प्रेशर है। एक्सटर्नल जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर होता है जो लिक्विड के सरफेस पर एयर की वजह से, गैस की वजह से लग रहा है, जो गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी वजह से लग रहा है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर पे लगा रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ऐसे मान लो कि ये जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर होता है जो कि इन्वॉल्वमेंट देता है सॉल्युबिलिटी को सपोर्ट करने में। जैसे कि अगर एक लिक्विड है, इस बीकर में एक लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर एक गैस है, इस गैस का जो प्रेशर होगा हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे,
तो डायरेक्टली तुम बोल दो गैस का प्रेशर, या फिर तुम बोल दो प्रेशर ऑन द लिक्विड। पर्टिकुलर गैस के लिए, गैस का पार्शियल प्रेशर के लिए होता है। अगर यहाँ पे बहुत सारी गैसेज होंगी ना, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है ना, यहाँ पर HCl गैस भी है, वो जैसे HCl गैस के लिए मान लो, अगर ये यहाँ पर जेनॉन है, हीलियम गैस भी है, ये बहुत सारी गैसेज अगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मुझे ये जो फ्लो लगेगा ना एक बार में, एक गैस के लिए लगेगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर हमें पुट होगा। यहाँ पे टोटल प्रेशर अलग होगा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, जेनॉन का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा, तो हर किसी का अलग अलग लगेगा, है ना। HCl क्यों लेते हैं? HCl रिएक्टिव गैस होती है, उसको नहीं लेते इस वजह से। हेनरीज लॉ नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कैसा पुट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर मुझे बता रखा है यहाँ पर कि mass of N2 in 500 ml of water at 1 atm pressure is 1 atm प्रेशर है, 1 atm प्रेशर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो मान के चलेंगे कि 1 atm प्रेशर किसका है, नाइट्रोजन का होगा, है ना। उसी के बारे में सारी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बताना मास कितना होगा, तो इसको हमने अगर पुट करें तो 1 इज इक्वल्स टू KH इंटू काई, है ना। तो यहाँ पर काई की वैल्यू, KH की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 10⁵ काई, तो काई कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻5, इसको 5 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। इतना काई है, काई की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा। जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट की कंडीशन होती है ना, इसका मतलब सोल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, सॉल्वेंट उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जो काई होता है वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर मैं सॉल्यूट का निकाल दें, यहाँ पे नाइट्रोजन का काई कुछ होता है, सब कुछ नाइट्रोजन का, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, KH नाइट्रोजन का, मोल फ्रैक्शन भी नाइट्रोजन का, और यहाँ पे हो जाता है टोटल, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये जो है ये सॉल्यूट इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इन दोनों को प्लस भी करेंगे तो सॉल्वेंट का ही इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर काई को डायरेक्टली लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ 5 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि काई के बराबर है, उसको मैं लिख सकती हूँ N ऑफ सॉल्यूट बाय में N ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूशन का कंडीशन हम लगा सकते हैं, डाइल्यूशन की कंडीशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि नाइट्रोजन, सोल्यूट क्यों है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूट कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे वाटर में मिक्स कर रहे हैं, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, ठीक है। इज इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा ये 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 500 ml, और डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 500 ग्राम। हाँ, तो मास हो जाएगा 500, मोलर मास होता है कितना वाटर का 18, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 525 इंटू, ये इसको 2 0 दे देंगे 10⁻⁻4 बाय में 18, ये क्या आ रहा है, मोल्स आ रहे हैं, ये है मोल्स ऑफ N2, N2 के मोल्स है ये, मुझे चाहिए N2 का मास, मास ऑफ N2 निकालना है, तो ग्राम में देना है। तो मास ऑफ N2 कैसे निकालेंगे, वो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू में मोलर मास ऑफ N2, ये तो होता है, इस नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं गिवन मास में मोलर मास, तो गिवन मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू में मोलर मास, मोल कितना मास की बोल देते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएंगे, इस इंग्लिश को हटा देते हैं यहाँ से, इंग्लिश को तो हम पता चल गया है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मास आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने, ये 25 इंटू 10⁻⁻4 बाय में 18, मोलर मास ऑफ N2 28, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 14, और ये आ जाएगा 9, ठीक है, या
कैलकुलेशन बची है बस अब। (350/9) इंटू में 10⁻⁻⁴ ये आ जाएगा, देखो दिट विल बी 380 बचेगा, 8.88 है ना, इंटू में 10⁻⁻⁴। इस पॉइंट को एक कदम आगे लेके आओगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी 3.88, और वैल्यू छोटी होगी जाएगी तो पावर क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, 1 से -3 हो जाएगी। वाला आंसर देखो, अप्रोक्स मिल रहा है आंसर, या तो देयरफॉर ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, 11 questions they say that amount of ice that will separate out on cooling a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram of water to -9.3 डिग्री सेल्सियस will be। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट बेस्ड किस पर है, इसमें ना एक सॉल्यूशन हमें गिवन है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्यूशन के अंदर वाटर है, ओके, प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल है, वाटर सॉल्वेंट है, प्लस क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, जो क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल है 50 ग्राम और वाटर कितना है, 200 ग्राम, ठीक है। अब इसमें जब मैंने वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल डाला तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, कंसेप्ट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, रिलेटिव लॉन्गिंग में वेपर प्रेशर भी होगा, है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर वाली क्वांटिटी भी आएगी। तो हम बात अभी यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो उस पर बेस्ड है। जब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जो सॉल्वेंट का पहले वाला फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, उससे कम हो जाता है, ऐसा ही होता है एक्चुअल में ना। ये याद रखना, मिसकंसेप्शन इस पर बनता है कि क्या पूरा सॉल्यूशन एक साथ फ्रीज होता है या सॉल्वेंट अलग होता है, सॉल्यूट अलग होता है। जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर जाती है सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, सिर्फ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज, सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज वैसी ही रहती है। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल जिस टेम्परेचर पर फ्रीज होता था वो वैसा ही होगा, वो अपने अंदर आने की वजह से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है ना, देयर इज डिक्रीज इन freezing point of solvent only, not solute, not solute का नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही चेंज होता है, ओके। मतलब यहाँ मैं डिक्रीज करती जा रही हूँ, यहाँ पे मतलब मैं इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करूँ तो डिक्रीज करती जा रही हूँ फ्रीजिंग पॉइंट को वाटर की। 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जब मैंने ऐड करा 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो उन्होंने बोला, ऐसा बोला कि ये सॉल्यूशन है, ओके। मैंने उसको ना इस टेम्परेचर तक कूल करा, कितने टेम्परेचर में, -9.3 डिग्री सेल्सियस तक मैंने इसको कूल करा, तो कितनी आइस जो है वो सेपरेट हो जाएगी, है ना, कितनी आइस सेपरेट हो जाएगी। अगर मैं मान लूं कि इसने इतना कम नहीं कर पाया, समझो मैंने बोला ना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मुझे पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 273 केल्विन होता है, ये होता है। मैंने बोला एज्यूम करो कि इसने डिप्रेशन तो करा फ्रीजिंग पॉइंट में, ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -4 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा पाया और नीचे नहीं लेके गया, ठीक है। तो मतलब -4 डिग्री सेल्सियस पर आते ही सारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ सारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सिंपली वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है,
तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो वाटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उस टाइम पर तो आइस ही एग्जिस्ट करेगी, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पर सॉलिड स्टेट में आइस ही एग्जिस्ट करती है। तो अगर इसका टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट -4 डिग्री सेल्सियस तक लेके गया होता तो -4 के सारे की सारी आइस वाटर में वाटर सारा का सारा आइस में कन्वर्ट हो जाता, सारा का सारा वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हो जाता तो मतलब 200 ग्राम वाटर था तो 200 ग्राम आइस बनती, बट इसमें कोई भी ऑप्शन में 200 का ऑप्शन ही नहीं, यानी कि मैं मतलब ये हुआ कि जो जिस टेम्परेचर तक कूल कर रहे हो ना, वो टेम्परेचर जो है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर तक उसने डिक्रीज कर दिया है फ्रीजिंग पॉइंट को। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हाँ, आइस भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। वाटर आइस में जाता है, आइस वाटर में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर वाटर आइस में जाएगा तो फ्रीजिंग होगी, आइस वाटर में जाएगी तो मेल्टिंग होगी। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो यहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने आधा वाटर होगा आधा आइस होगा, यानी कि इस डिग्री टेम्परेचर तक वो फ्रीजिंग पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर 0 ऑप्शन होता तो मानती कि भाई नहीं चलो इसने ना और डिक्रीज कर दिया होगा, -10 तक ले गए होंगे तो आइस बननी ही साथ में होगी, बट आइस तो बन रही है, सब ऑप्शन में है, यानी कि यही वो टेम्परेचर है जहां तक वो लेके गया है उसको, है ना। यही वो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, यही हमारा फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट है जो इथाइलिन ग्लाइकोल ने वाटर का कर दिया है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर ही ये फ्रीजिंग पॉइंट ही एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वाटर एंड आइस दोनों एग्जिस्ट कर सकती है ना। अगर ये उससे ऊपर ले गया तो सारी आइस ही बन, मतलब माइनस में ले गया और नीचे ले गया, समझे सिंपल बोल दो, और नीचे ले गया, अगर फ्रीजिंग पॉइंट से और नीचे हम टेम्परेचर ले जाएंगे कूल कर देंगे सारी की सारी आइस, अगर उससे ऊपर रहेंगे सारा का सारा वाटर, बट ऑप्शन में मिड में है सारे ऑप्शन, यानी कि आइस भी होगी वाटर भी होगा, मतलब यही वो फाइनल टेम्परेचर है जहां पर तक ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये इसके जो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर चुका होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम आई। के एफ क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एम क्या होता है, मोलैरिटी, आई क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर ये क्या है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और इथाइलिन ग्लाइकोल कैसा है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा तो नहीं एसोसिएशन करेगा ना ही डिसोसिएशन करेगा, ऐसे में इसका आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 नहीं, आई 0 नहीं होगा 1 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा तो इसका ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ आई, के एफ डेल्टा टी एफ यानी कि डिक्रीज, हम लिखेंगे टी इनिशियल, डिक्रीज को इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हैं और इंक्रीज को फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, ताकि प्लस की वैल्यू ही हमारी बन रहे, ठीक है। मुझे टी फाइनल निकालना है, टी फाइनल मुझे पता है, सॉरी मैंने अभी तो बताया टी फाइनल निकालना, टी इनिशियल क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को अगर तुम डिग्री सेल्सियस में पुट करोगे तो ये डिग्री सेल्सियस में आएगा, अगर इन दोनों केल्विन में पुट करोगे ये केल्विन में आएगा, चेंज चाहे केल्विन में है चाहे डिग्री सेल्सियस में है दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि चेंज इन डिग्री सेल्सियस चेंज इन केल्विन के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन दे रखा ना, डिग्री सेल्सियस में इनिशियल रख देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 माइनस -9.3 इज इक्वल्स टू के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 और मोलैरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन बाय में सॉल्वेंट का मास इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे गिवन मास बाय में मोलर मास। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH2OH, इसका मास अगर कैलकुलेट करोगे ना मोलर मास, इसका मोलर मास आता है 62, ठीक है। अब क्या रखना है मुझे, सॉल्वेंट का मास इन केजी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको मैं इरेज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है 200 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड। अब मेरे से नहीं गलती हुई यहाँ पर, क्या ये जो 200 है ना वो तुमने गलत लिखा, क्यों गलत लिखा, क्योंकि सॉल्यूशन तो लिक्विड का था, इथाइलिन ग्लाइकोल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड, वाटर में से कुछ अमाउंट लिक्विड का तो आइस में कन्वर्ट हो गया, वो तो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, वो तो सेपरेट आउट हो गया है ना, तो बाहर निकलेगा सॉल्यूशन से,
तो यहाँ पे जो 200 लिखा वो टोटल वाटर था, अब मुझे वो वाटर लिखना है जो कि वाटर स्टेट में रहा, मतलब लिक्विड स्टेट में रहा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका मास कुछ ना कुछ x है, तो x क्या है, मास ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। ये वो वाटर है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना, विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन में लिक्विड स्टेट में ही रह सकता है, बाकी तो आइस मिलने चला गया। यहाँ पे इस x की वैल्यू मुझे निकालनी है, अगर सब कुछ खुद ही कर दूंगी, निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9.3 इज इक्वल टू 1.86 इंटू 50 बाय में 62 इंटू 1000 बाय x। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो आएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है देखना 93 इंटू में 62 बाय में 186 इंटू 5 इंटू 1000। ओके, ये इससे कैंसिल होगा 31 पर और ये कैंसिल होगा 93 पर, 93 से 93 कैंसिल, 31 बाय 5 हो जाएगा 6.2 है ना, इंटू 10⁻⁻3। इतने ग्राम वाटर जो है ना, कितना ग्राम, ग्राम में आंसर आएगा, हाँ मुझे ग्राम में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम में आंसर आएगा। वेट अ मिनट, एक सेकंड ना, इस एक्स वैल्यू को तुम्हें निकालनी है, इस एक्स वैल्यू निकालनी है ना, हाँ एक्स वैल्यू निकालनी है, तो इस एक्स को इधर लेके जाओगी और इसको इधर लेके आओगी ना, उल्टा कर दिया, ओ सॉरी गड़बड़ी कर, गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई, दोबारा कर दो, दोबारा कर दो, इस एक्स वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, देखो एक्स इज इक्वल टू, एक्स को इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 186 इंटू 5 इंटू 1000, बहुत कम होगा था ना, बाय में 62, नीचे आ जाएगा 93, तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो वहां से भी गलती पता चल जाएगी क्या हो रही है। देखो यहाँ पे ये से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये इससे 31 पे कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1000 है, 1000 है, यहाँ पे 1000 है, तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइड बाय 31, ये ग्राम में आ रहा है, ये ग्राम में तो रखा था मैंने, ये ग्राम में था, 1000 से डिवाइड तो कर चुकी थी, ग्राम में है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 30 मान लो इसका, तो ये आ जाएगा हमारा 166.66। अब देखो हम 31 था, 30 करा, डिनोमिनेटर घटा दिया तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई होगी, वैल्यू थोड़ी सी कम कर दो, 5 कर देंगे लो, बस इतना ही होगा, वैल्यू थोड़ी सी कम कर देंगे। ये वो वाटर है जो कि वाटर स्टेट में अभी है ना, तो कितना आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो आइस प्लस वाटर ही तो क्या था, आइस प्लस वाटर, आइस प्लस वाटर 200 था, तो आइस कितनी हो जाएगी 200 माइनस वाटर, वाटर का मास कितना है 200 माइनस 166.5, ये आ जाएगा कितना, उसको माइनस कर लो, 200 166.5 कितना आ गया 3.5, ठीक है 3.5 कितना आ गया 3.5 ग्राम, इसके आसपास आंसर होगा। हो सके थोड़ी सी वैल्यू और कम हो जाए वाटर की तो आइस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, तो आइस कितना बढ़ जाएगा, आइस कितना बन जाएगा, ये वाला आंसर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 थोड़ा सा और यहाँ से क्या घट जाएगा, अगर हम देखें तो हमने कोई अप्रोक्सीमेशन भी नहीं करा, बट ना जैसे कि ना कभी कभी क्या होता है कि ये एग्जैक्ट मासेस ले लेते हैं यहाँ पर, हाँ ये जो मास ले लेते हैं ना ये एग्जैक्ट रूल्स, कार्बन का पॉइंट भी होगा तो वो भी ले लेंगे, तो उसमें थोड़ी सी वैल्यू और फ्लक्चुएट कर जाती है, आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए ही बनेगा, ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पीछे डिस्कस करा वैसा ही है, आई सेपरेटेड वाला क्वेश्चन है, आई सेपरेटेड वाला क्वेश्चन है, 24 ग्राम ऑफ ये सॉल्यूट है डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आइस मिक्सचर is cooled or the ice
मिक्सचर इज कूल्ड -10 डिग्री सेल्सियस तक, ये एक वैल्यू बता रखी है। अमाउंट ऑफ आइस कितना सेपरेट होगा वही हमें दोबारा से बताना है। ये सारे ऑप्शन ग्राम में दे रखे हैं, कितना मास ऑफ आइस सेपरेट होगा वो बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, मैं वेरीफाई करूंगी कि आपने आंसर सही करा है या गलत। ठीक है, इन चारों में से एक ऑप्शन आंसर होगा। Now, next question, question number 12 says and ये aqueous solution of glucose, aqueous का मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, एक वाटर और ग्लूकोज का सॉल्यूशन बता रखा है। boils at 100.01 डिग्री सेल्सियस, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज दे रखा है मुझे गिवन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुझे क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। कितने पे फाइनल बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना दिया है 100.01। मुझे पता है वैसे वाटर, वैसे बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर वाला जो बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट होता है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी से सॉल्वेंट का ही इंक्रीज होगा, सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कितना है इसका, इनिशियली वैसे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइल होता है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि केबी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू बता रहा है कि 0.5 केल्विन। मोलैरिटी इनवर्स, मोलैरिटी इनवर्स को तुम मोलैरिटी इनवर्स को केजी पर मोल भी लिख सकते हैं, जैसे कि मोलैलिटी इज मोल पर केजी, तो मोलैलिटी इनवर्स इज केजी पर मोल। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 100। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो मैं मोलैलिटी निकाल के मेरा आंसर आ जाएगा धीरे धीरे। वो कैसा आएगा, मोलैलिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज यानी कि सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि सॉल्यूट। या तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, सिंपल सा चीज है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम आई। आई की वैल्यू दोबारा से बना, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हम फाइनल पहले लिखेंगे, इनिशियल बाद में लिखेंगे, इज इक्वल टू के बी। ये तो मुझे रखा फाइनली कितना होगा 100.01, इनिशियली 100 इज इक्वल टू के बी की वैल्यू बोलो 1/5, 1.5 को 1/2 लिख सकते हैं। मोलैलिटी मोल निकाल ले, ठीक इसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 0.01 इंटू 2 यानी कि 0.02। इसमें मैं लिख सकती हूँ इतने मोल्स इन 1000 ग्राम वाटर। तो फिर 1 ग्राम वाटर में कितने होंगे, 1 ग्राम वाटर में कितने होंगे 0.02 बाई 1000 मोल्स। तो 100 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 100 ग्राम हो जाएंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। यहाँ पे मोल्स ही था, ग्राम गलती से लिख देगा। Therefore, option 3 is the correct answer of this question. Now, next question. KH of water hydrogen system is इतना, KH की वैल्यू दे रखी है 5.34 into 10⁻⁷ ton. If the partial pressure of H2 over the solution at 25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर दे रखा है, over the solution is P of H2 दे रखा है 760 ton, then determine the solubility of H2, मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी देखो मोल पर लीटर, यानी कि ये सारी क्या है, ये सारी मोलैरिटी है, बोल रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को ऑलमोस्ट सेम मान लेना। ठीक है, तो हमें तो ये पता है PH इज इक्वल्स टू KH इंटू KH2, ये हेनरीज लॉ है, ये हेनरीज लॉ है, हेनरीज। तो ये कितना हो जाएगा KH2, यहाँ से आ जाएगा PH2 बाई KH। PH2 दे रखा है 760 और ये दे रखा है 5.34 इंटू 10⁻²। यहाँ से 0 उठाओगे
रेजिस्टर ऑफ इसको से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 38, ये आ जाएगा 2767, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 38 बाय में 267 इंटू 10⁻⁻4। अगर ये तुम्हारा तुम देखो -4 यानी कि वेरी लो, ये बहुत कम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो NH2 ये कम रहे होंगे बहुत ज्यादा वाटर के कंपेरिजन में, वाटर के मोल्स कंपेरिजन में। तो NH2 प्लस NH, ये जो है वाटर के मोल्स प्लस हाइड्रोजन के मोल्स, यानी टोटल मोल्स को मैं नियरली बराबर कर सकती हूँ वाटर के, है। तो यहाँ पर जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी ऑफ H2 ये किसके बराबर है, N ऑफ H2 बाय में टोटल, और टोटल किसके बराबर है, H2O की, नियरली H2O की, डाइल्यूट था। तो यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करूंगा, वैसे तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर 38 इंटू 10⁻⁻4 बाई 267 मोल्स ऑफ H2 is in 1 mole of water। तो 1 मोल ऑफ वाटर यानी कि 18 ग्राम, या फिर मैं इसको बोल दूँ 18 क्योंकि H2O होता है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, 18 ml। तो 1 ml ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा, कितने मोल्स आ जाएंगे इसके, 38 इंटू में 10⁻⁻4 बाय 267 इंटू 18। तो फिर मुझे बताना है यहाँ पर लास्ट में कि 1000 ml में कितने हो जाएंगे, 1000 ml ऑफ वाटर का मतलब है 1 लीटर, 1 लीटर वाटर, जो मोलैरिटी में फॉर्मूला नहीं होता कि मोल्स पर लीटर, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूटर पर लीटर सॉल्यूशन। बट अभी सॉल्यूशन जो है उसमें बोला था इन्होंने, यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि इसका मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, तो उसका ये बहुत डाइल्यूट है। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे जो ये रख रहे हैं ना सॉल्यूशन में, या फिर वाटर का ही हमने वॉल्यूम रख दिया, क्योंकि हाइड्रोजन का वॉल्यूम बहुत कम है, उसका मोल्स बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नियरली हाइड्रोजन, नियरली वाटर के वॉल्यूम के बराबर कर दिए। कितना हो जाएगा यहाँ पर 38 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई बाय में 267 इंटू 18, ये इससे कैंसिल होगा 10⁻⁻1, ठीक है। ये नियरली से 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2 बाय 267, 0 नीचे 10 आ गए। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे ना तो ये नियरली 7.4 इंटू 10⁻4 आता है, जो कि इस ऑप्शन के पास है। Therefore option second is the correct answer of this question, ठीक है। लास्ट में से कैलकुलेशन थी इसमें। नाउ 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, select from the following that has highest osmotic pressure। highest osmotic pressure, osmotic pressure होता है, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है CRTI। C यहाँ पे मोलैरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और I वेंटल फैक्टर। बाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ओके, select from the following which has highest osmotic pressure। अब यहाँ पे R तो कांस्टेंट है, सबके लिए सेम रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर की कोई बात नहीं कर दी गई है, हम टेम्परेचर सबके लिए कांस्टेंट ही मानेंगे। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू I हो जाएगा। फिर अब मुझे एक चीज बताओ कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। तो मोलैरिटी हो जाएगा नॉर्मैलिटी डिवाइड बाय N फैक्टर। I is equal to N by N vector directly proportional into I। ये सबकी कांस्टेंट है, सबकी सेम है, पॉइंट वन। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ I is directly proportional to I by N vector, I by N vector। तो फिर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आई क्या वेंटर फैक्टर एन फैक्टर, एन फैक्टर 12 लगे, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका ये रेशियो सबसे ज्यादा बड़ा होगा 1 से, पहला ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो। पहला है यूरिया,
सबकी नॉर्मेलिटी सेम है ना, तो उसका फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है। यूरिया का आई क्या होता है, आई नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 होता है, NaCl का 2 होता है, Na2SO4 का 3 होता है और इसका 4 होता है। और M क्या होता है, यूरिया का आई सॉरी एन फैक्टर यूरिया का 1 लेंगे यहाँ पर। वैसे तो हम एसिड का एन फैक्टर निकालते हैं, बेस का निकालते हैं, सॉल्ट का निकालते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एटम के टाइम पर और आयंस के टाइम पर निकालते हैं। यूरिया जो होता है कोई डिसोशिएट तो करेगा, ऐसे ही रहेगा, एक सिंगल रहेगा, तो मेटा फैक्टर जैसे हमने 1 लिया वैसे इसका एन भी 1 ले लेते हैं। ठीक है, NaCl का यहाँ पे +1 का चार्ज होता है, फिर 1 आ जाएगा, इसके +2 का चार्ज, ओवरऑल +2 चार्ज, देखो 2 है ना Na, तो 2 प्लस का चार्ज यहाँ -2, तो 2 हो गया इसका एन फैक्टर, उसका हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ध्यान से, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1.5 और ये आ गया 1.3। सबसे बड़ा कौन सा है, ऑप्शन 2, therefore ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें ना जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बच्चे जल्दी में ना वेंटो फैक्टर से आंसर दे देते हैं। सिर्फ वेंटो फैक्टर वाला कंसेप्ट लगाओ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये वाला आंसर चला जाएगा। पर ये गलत है ना, क्योंकि उन्होंने मोलैरिटी नहीं दी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दी गई, नॉर्मेलिटी दी गई तो मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर, तो वहां से ये क्वेश्चन होगा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। Two pure liquid A and B have vapor pressure in the ratio this. Pure यानी कि P naught A by P naught B is equals to 1/3. The mole fraction of A in vapor phase when A and B have are mixed in 1:3 molar ratio in the solution. बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A बताओ वेपर फेज में, तो एक काम करते हैं, वेपर फेज की कंडीशन में हम एक सिंबल बना देते हैं, है ना। वेपर फेज की कंडीशन में जो मोल फ्रैक्शंस होंगे उसको हम YA/YB से रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना। और जब हम लिक्विड फेज में बात करेंगे, जैसे एनसीईआरटी ने बना रखे हैं ना, उसमें मोल फ्रैक्शन को हम काई ए सिंपल होता है, काई ए और काई बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला एक स्टैंडर्ड बना देता है आपको समझ आगे जाके। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज बाई ए उससे बोला है निकाल, और बोल रखा है if A and B are mixed in 1:3 molar ratio, मोलर रेशियो का मतलब है दोनों के मोल्स का रेशियो, Na by Nb is equals to 1/3। ठीक है, ये निकालो, ये कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कि अलग अलग कंडीशंस होती है ना, वेपर फेज में डाल्टन लॉ लगता है, लिक्विड फेज में राउल्ट्स लॉ लगता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर, जब हम लिक्विड फेज की बात करते हैं ना, तो वहां पर हम लिख देते हैं कि PA इज इक्वल्स टू P नॉट A काई A और PB इज इक्वल्स टू P नॉट B काई B, ये जो लिखते हैं ना, ये क्या है, ये राउल्ट्स लॉ है। क्या है ये राउल्ट्स लॉ है। और अगर मैं बात करूँ वेपर फेज के अंदर, किसके अंदर बात करूँ, वेपर फेज के अंदर बात करूँ, वेपर फेज के अंदर बात करूँ, वेपर फेज में क्या लगता है, इसमें PA बराबर होता है P टोटल इंटू काई A और P टोटल इंटू काई B, ये है डाल्टन्स लॉ। इन दोनों के अंदर ही प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये YA YB लिए तो YA YB लिख लेते हैं। दोनों के अंदर ही मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, बट इसका कांस्टेंट प्योर वेपर फेज में प्योर कंडीशन में लिक्विड का कितना वेपर प्रेशर होता है वो है, और यहाँ पे P टोटल होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये कंडीशन पता है। तो यहाँ से YA की वैल्यू तुम बोल सकते हो कितनी आ रही है, PA बाय P टोटल, तो तुम्हें ये निकालना है। ठीक है, तुम्हें ये निकालना है इनडायरेक्टली, ये निकालना, ये कैसे निकालना है, हमें ये क्वेश्चन में ये वाला ये रेशियो गिवन है और ये रेशियो गिवन है, कैसे निकालेंगे आंसर। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं,
कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है वो क्या होता है, Na/Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, Nb/Na प्लस Nb। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, काई ए बाई काई बी हो जाएगा। देखो दोनों का रेशियो निकालोगे तो Na प्लस Nb कैंसिल आउट हो जाएगा, Na/Nb बचेगा, जिसकी रेशियो तुम्हें दे रखी है 1/3। 1/3 डायरेक्टली तुम्हें काई ए काई बी की रेशियो दे रखी है। अगर इसको इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि P0 A काई ए बटा P0 B काई बी, ये क्या हो जाएगा, PA बाई PB इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3। देखो PA बाई PB की रेशियो क्या आ रही है, 1/, क्या हो रहा है, PA बाई PB इज इक्वल टू 1/9। ये आगे क्या, हाँ तो मैं बोल सकती हूँ, इस रेशियो को देख के मैं बता सकती हूँ, इफ PA इज इक्वल टू 1, ठीक है, PA इज इक्वल टू 1, मान लो 1 टोन है या 1 ATM है, कुछ भी बोल सकते हैं। सो PB इज इक्वल टू 9 ATM। हाँ तो फिर P टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से P टोटल तो PA प्लस PB होता है, वो 10 ATM हो जाएगा, है ना, 10 ATM हो जाएगा। तो YA इज इक्वल टू PA बाई P टोटल, वो क्या हो जाएगा, PA क्या है, 1 है, और P टोटल हो जाएगा 1 प्लस 9, यानी कि 1/10 इज इक्वल टू 0.1। Therefore option 1 is the correct answer. Option 1 is the correct answer of this question. Okay. Now अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसमें हमने टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस करे, ठीक है। इसके आगे का पार्ट हम आगे वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, है ना, और हर एक क्वेश्चन को करने से पहले, सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से जरूर ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।